हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में क्लास 11th का मैथमेटिक्स का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके आगे के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे वहां पर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर है और साथ ही साथ ये आपको आगे के एग्जाम के लिए भी आपको क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर हम लोग आएंगे, उससे पहले हम लोगों को एक और नई चीज हमको पढ़नी पड़ेगी, जिसके बाद हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और वो कंसेप्ट है फैक्टोरियल का। तो आई होप आपने अभी तक जो है इसको क्लास 10 तक तो नहीं सुना होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। ये क्लास 11th में आप पहली बार सुन रहे होंगे कि फैक्टोरियल जो होता है ऐसा कुछ नाम का चीज होता है। तो देखो, फैक्टोरियल जो होता है इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो, एन फैक्टर, यहाँ पर मैं इसको प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूं आपके लिए ताकि फिर इसके बाद एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। तो देखो, एन फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज n factorial is defined as the product of first n natural number। अब यहां पर ध्यान दो, मैंने कौन से नंबर की बात की है, नेचुरल नंबर की। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो फैक्टोरियल n, या फिर आप इसको चाहो तो ऐसा भी फैक्टोरियल बनाकर लिख सकते हो। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है इस तरीके से होता है। अब ये बोलना क्या चाहता है इसको ध्यान से देखो, मैंने यहां पर लिखा कि जो n फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर लिखता हूं, मान लो लिख दिया मैं यहां पर 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 4 जो नंबर्स है, जो 4 नेचुरल नंबर्स हैं अप टू 4, उसका प्रोडक्ट लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ही आपको जाना है, क्योंकि आपने यहां पर क्या डेफिनेशन पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। जितने नंबर के रहेंगे मतलब 1 तक ही आपका प्रोडक्ट जाएगा, इसके बाद नहीं जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा यही होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, सपोज दैट यहां पर 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल क्या होगा, तो पहले 6 नंबर का प्रोडक्ट, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम लोग बोलेंगे 6 फैक्टोरियल। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर बोलता हूं जैसे 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल मतलब फर्स्ट 10 नंबर्स का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आपको कहां तक जाना है, 1 तक ही आपको जाना है। अब यहां पर ये तो हो गया हमारे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 10। अगर मैं आपको बोलूं कि फैक्टोरियल n कितना होगा, तो अब अगर आप ध्यान से इन पैटर्न्स को देखोगे जो 4, 6 और 10 में हमने किया है, क्या मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, ये जो है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 4 इंटू, एक मिनट, 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3, यहां तक लिख सकता हूं मैं इसको इस तरीके से। सिमिलरली ये जो हमारे पास 6 फैक्टोरियल है, इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 माइनस 5, सॉरी 6 माइनस 1, 6 माइनस 2, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं n, और कहां तक हमको पहुंचना रहता है, 1 तक पहुंचना रहता है, तो इसी तरीके से इस n वाले को भी मैं क्या लिख सकता हूं, n, फिर n में से एक कम कर दो, फिर इसके बाद इसमें से एक और कम करो, फिर इसके बाद इसमें से एक और कम करो, तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट कहां तक जाएगा, फाइनली 1 तक जो है जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं n फैक्टोरियल। अब ये जो n फैक्टोरियल है, इसके यूजेस कहाँ होते हैं, तो इसके यूजेस तो आपके होते हैं परम्यूटेशन में होता है,
कॉम्बिनेशन में होता है। तो अभी हम लोग इसके सबके देखेंगे कि फैक्टोरियल n जो होता है इसके और भी क्या क्या यूजेस जो हैं होते हैं। तो ये फैक्टोरियल कंसेप्ट अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब फैक्टोरियल से रिलेटेड मान लो कुछ क्वेश्चंस हम लोग और भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट क्या हो जाए यहाँ पर क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर एक बार फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्लियर हो गया देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इजी है। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी होती है। तो मैं वहां पर आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिलेगा तो परम्यूटेशन के क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो चलते हैं, देखो ये हमारा हो गया n फैक्टोरियल। सपोज दैट हमको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है कि 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो आप इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स जैसा ट्रीट नहीं करोगे। मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो आप ऑपरेशन करते हो कि 6 3 आर 18 तो 18 का फैक्टोरियल, ऐसा इसमें नहीं होता है। जब आपको दो फैक्टोरियल्स के प्रोडक्ट करने हो, दो फैक्टोरियल्स के डिवीजन करने हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका एक्सपांशन करोगे। तो इसका एक्सपांशन कैसे होगा, 6 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके। फिर इसके बाद ये जो फैक्टोरियल 3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप इसको पहले ऐसे एक्सपांड करोगे देन उसके बाद आप ऑपरेशन यहाँ पर यूज करोगे। अब यही क्वेश्चन मान लो अगर आपको ऐसा दे देता, सपोज दैट 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि 3 1 जा 3 2 जा 2 फैक्टोरियल करके लिख दिए और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 करके लिख दी, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको ऐसा डिवीजन दिया है तो दोनों को आप क्या करोगे, एक्सपांड करोगे। और कैसे एक्सपांड करोगे, जैसे प्रोडक्ट में किया था आपने, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 6 को लिखोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया। फिर आपके पास क्या बचा, यहाँ पर बचा 6 इंटू 5 इंटू 4। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप नॉर्मल जो ऑपरेशन करते हो नंबर्स के साथ, वो ऑपरेशंस आपको फैक्टोरियल में नहीं करने हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन आपको दे देता है, मान लो यहाँ पर आपको दे दिया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और बोला किसकी वैल्यू बताओ। तो वापिस से आप 3 2 जा और 5 2 जा नहीं करोगे। अब इस तरीके का जब आपको क्वेश्चन मिले ना जहां पर 3 4 फैक्टोरियल्स हो, तो देखना सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ध्यान से समझना। अगर आपको 2 3 नंबर्स का डिवीजन दिया हुआ है, 2 3 फैक्टोरियल्स का डिवीजन दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी में भी क्या करना, सबसे पहले आप चेक करना सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन है। तो इस केस में है सबसे बड़ा फैक्टोरियल न्यूमरेटर में। तो और उसके बाद चेक करोगे सेकंड हाईएस्ट फैक्टोरियल कौन सा है, तो सेकंड हाईएस्ट फैक्टोरियल है 6। तो आप फर्स्ट हाईएस्ट फैक्टोरियल को सेकंड हाईएस्ट फैक्टोरियल तक क्या करोगे, एक्सपांड करोगे। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6 तक हो गया। सेकेंड हाईएस्ट फैक्टोरियल तक आप इसको क्या कर दोगे, एक्सपांड करोगे। अब इसके बाद इसको यहीं तक छोड़ दो और नीचे वाले को लिखो सिमिलर। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये जो सेम सेम फैक्टोरियल है ना, ये कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि 6 फैक्टोरियल को अल्टीमेटली एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे वाले को भी करोगे तब भी सेम आएगा। तो जो सेम सेम फैक्टोरियल डिवीजन में होते हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, देखो ये जो 3 फैक्टोरियल है, इस 3 फैक्टोरियल को आप एक्सपांड कर दो और ये एक्सपांशन कैसे हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 1 जा और ये हो जाएगा 3 3 जा 2 1 जा 2 4 जा। तो आपके पास फिर क्या बचेगा 10 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है फैक्टोरियल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज फैक्टोरियल में हमारे लिए होता है और वो कौन सा है, जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है ये 1 होती है। अब आप बोलोगे कि सर जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है या कैसे होती है। तो देखो इसका एक प्रूफ भी है आपके पास, आप चाहो तो उसको कर सकते हो, लेकिन इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इसको ऐसे समझा देता हूं कि जीरो फैक्टोरियल जो है 1 कैसे हो गया, किस कंसेप्ट के बेसिस पर हुआ। जैसे अभी आपने फैक्टोरियल का कंसेप्ट पढ़ा,
तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल कितना होगा, 1 ही होगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कितना होगा, 2 होगा। 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 3 इंटू 2 करना पड़ेगा तो 6 होगा। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ लिखूं 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 8 होगा, नहीं 8 नहीं होगा, कितना होगा 4 इंटू 3 12, 12 टू जार 24। तो इस तरीके से आपके पास फैक्टोरियल्स होंगे। अब इन फैक्टोरियल्स को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। कौन सा पैटर्न है, देखो अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाएं तो इस साइड क्या हो रहा है, एक एक कम हो रहे हैं। देखो 4 फैक्टोरियल में से एक कम करोगे तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल में से एक कम करोगे तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से एक कम करोगे तो आपके पास 1 फैक्टोरियल आएगा। अब इधर तो सब्ट्रैक्शन में 1 चल रहा है, इधर आपके पास कितना चल रहा है, देखो अगर 24 को कितने से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तब 6 आएगा। फिर 6 को कितना से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो आंसर 3 से डिवाइड करेंगे। फिर 2 को कितना से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 देखो 4 से डिवाइड किए, 3 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए। अब अगर मैं इस 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और इधर का पैटर्न क्या चल रहा है, एक एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 0 फैक्टोरियल। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पर आप समझ सकते हो कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है करके। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, ये 0 फैक्टोरियल वाला आ गया तो मेरे को एक और चीज याद आ गया। देखो जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में नॉर्मल पढ़ते हैं 6 7 8 से ही स्टार्ट कर देते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे x है, a है, b है, इन सब की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इवन अगर हमारे पास 10 की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हम लोग कितना लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये हमको टीचर्स कई बार नहीं बताते हैं, हो सकता है आपको अच्छे टीचर्स मिले होंगे तो आपको बताए होंगे कि जो है इसका भी कंसेप्ट कैसे होता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू जो है कैसे 1 हो जाती है। तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको कभी इन फ्यूचर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ये कंसेप्ट कैसे होता है बताओ करके, तो आप उस समय जो है मतलब आपके पास आंसर जो है होने चाहिए कि हाँ इस रीजन से होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल वापस से हम लोग कंसिडर करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 की पावर 1 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2। अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2 इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 मतलब ये हो जाएगा 8। अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 4 तो ये कितना हो जाएगा, 16। अब वापिस से देखो इन सब में आपके पास एक पैटर्न जो है नजर आ रहा होगा। अगर इस साइड की बात करें तो पावर एक एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले फोर्थ पावर था, फिर थर्ड पावर हुआ, फिर सेकंड पावर हुआ, फिर फर्स्ट पावर हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर देखो अगर मैं 16 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो 8 मिलेगा, 8 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो 4 मिलेगा, 4 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब इसी पैटर्न को अगर मैं आगे फॉलो करूं तो 2 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो इधर कितना मिलेगा, 1। और इधर कौन सा रूल चल रहा है, पावर में एक सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 0 कितना हो गया, 1। अगर आप इसी पैटर्न को आगे फॉलो करते तब भी आपको सेम मिलेगा। जैसे 1 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा हाफ, और इसमें एक कम कर दो तो 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 जो होता है वो कितना होता है, हाफ तो होता है। तो इस तरीके का कंसेप्ट जो है यहाँ पर होता है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे आपसे ये पूछेगा नहीं कि ऐसा क्यों होता है, ये जो है नॉलेज के लिए, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर कहीं पर भी जरूरत पड़ती है तो ये कंसेप्ट आपका होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं करके। अब हम लोग आगे चलते हैं। 0 फैक्टोरियल तो हमारा हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा फैक्टोरियल्स के एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे किस पर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर, जो कि हमारा मेन चैप्टर है। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है वो विदाउट फैक्टोरियल जो है कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि हमको फैक्टोरियल्स यूज करने ही पड़ते हैं। बिना फैक्टोरियल्स के ना तो कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे, ना ही आप परम्यूटेशन के प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर पाओगे। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना, 0 फैक्टोरियल इज 1। नाउ अगर मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन रख देता हूं, सपोज दैट फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। अगर मैंने फैक्टोरियल्स के अगर आपको बोले कि आप क्या करो, इन फैक्टोरियल्स की जो है एलसीएम निकाल के बताओ, तो देखो आपने छोटे क्लासेस में एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके पढ़े होंगे। जैसे अगर मैं आपको सिंपली बोलता 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालो, तो आप ऐसा लंबा चौड़ा कॉपी जो आप बचपन में करते थे छोटे क्लासेस में वही करना चालू कर सकते हो।
लेकिन अगर आपको टाइम सेविंग करना है और आपको क्या करना है यहाँ पर जो है विद इन फ्यू सेकेंड आपको क्या करना है, विद इन 1 मिनट आपको अगर एलसीएम फाइंड करनी है तो एक तरीका होता है देखो। और ये जो तरीका होता है वो छोटे डिजिट के लिए सही होता है, मतलब जहां तक कि टेबल आपको पता है, जैसे इसमें से 2 का टेबल आता है, 3 का टेबल आता है, 4 का टेबल आता है। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, छोटे नंबर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4। तो 4 के टेबल में क्या 2 आता है, मतलब 2 के टेबल में क्या 4 आता है, बिल्कुल आता है। क्या 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता। तो सबसे बड़े नंबर को पहले पकड़ो और उसको देखो कि क्या बाकी छोटे नंबर उसमें आते हैं, नहीं आते। इसको डबल करो तो 4 2 सा कितना हो गया, 8। क्या 2 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है। क्या 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता। तो ये एलसीएम नहीं है। अब एक काम करो, अभी आपने इसको डबल किया था, अब इसको ट्रिपल करो तो 4 3 सा कितना हो जाएगा, 12। क्या 2 के टेबल में 12 आता है, यस। क्या 3 के टेबल में 12 आता है, यस। तो इनका एलसीएम कितना है, 12। तो इस तरीके से आप छोटे नंबर्स के लिए एलसीएम निकालने का तरीका जो है यूज कर सकते हो। लेकिन फैक्टोरियल वाले में देखो, फैक्टोरियल वाले में इनका एलसीएम कितना आएगा। तो अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो यहाँ आ रहा है मेरे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ रहा है। अब देखो इस 4 फैक्टोरियल में क्या 3 फैक्टोरियल भी आ जा रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो ये 3 फैक्टोरियल यहाँ पर आ रहा है। क्या 2 फैक्टोरियल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब 2 3 और 4 फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा, 4 फैक्टोरियल, जो सबसे बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पर हो गया हमारा फैक्टोरियल का कंसेप्ट, और ज्यादा यहाँ पर हम लोग जो है नहीं चलते। अब हम लोग सीधा आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो पहले इनके वर्ड्स के मीनिंग को समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन जो होता है उसका मीनिंग होता है, देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, चॉइस या सिलेक्शन। चॉइस या सिलेक्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं इसके मीनिंग्स। तो परम्यूटेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। और कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, या तो चॉइस होता है या फिर इसका मीनिंग होता है सिलेक्शन। अब देखो अरेंजमेंट कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो सपोज हमको क्या करना है, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 डिजिट है। कौन से 3 डिजिट है, 1 2 और 3। ये जो 3 नंबर्स हैं, इन थ्री डिजिट्स को यूज करके हमको क्या करना है, 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। मतलब 1 2 और 3 डिजिट्स को यूज कर, अच्छा अगर 3 डिजिट्स आपको ज्यादा हो जा रहे हैं, डिफिकल्ट हो रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 डिजिट लेते हैं। मान लो हमारे पास 2 डिजिट है, 1 और 2। ये जो 1 और 2 है, इन 2 डिजिट्स को यूज करके हमको 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं। 2 डिजिट के नंबर मतलब 10 से लेके 99 के बीच के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। तो कितने नंबर बन सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है, 2 जगह है। एक जगह पर अगर मैं 1 को रखता हूं और दूसरे जगह पर अगर मैं 2 को रखता हूं तो एक 2 डिजिट नंबर हमको मिलता है 12। लेकिन अगर मैं 2 को पहला प्रेफरेंस देता हूं और 1 को बाद में लिखता हूं, तब मेरे पास एक नंबर बनता है 2। तो अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, नंबर वही 2 हैं, 1 और 2 ही हैं। लेकिन अगर मैं 1 को पहले लिखता हूं तो एक 2 डिजिट नंबर मेरे को 12 मिलता है। 2 को पहले लिखता हूं तो एक 2 डिजिट नंबर मेरे पास 21 मिलता है। तो नंबर वही है, क्या चेंजेस हुआ, मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया। मतलब पहले यहां पर 1 था, अब यहाँ 2 था। अब मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया, 2 को पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिख दिया। तो जब मैंने ऑर्डर को चेंज किया तो पूरा का पूरा नंबर ही क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है या इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो किसके होते हैं, परम्यूटेशंस के होते हैं। तो परम्यूटेशंस में क्या होता है, यहाँ पर जो है ऑर्डर क्या करता है, मैटर करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑर्डर मैटर्स। यहाँ पर आपके पास जो भी कॉम्बिनेशन होगा या फिर जो भी नंबर्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, अगर आप उसके ऑर्डर को चेंज कर देते हो तो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन ही क्या होता है, या आपका पूरा का पूरा ऑप्शन ही क्या हो जाता है, अगर चेंज हो जाता है तो वो क्वेश्चन किसके होंगे, परम्यूटेशन के होंगे। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, चॉइस होता है या फिर इसका मीनिंग होता है चॉइस या फिर सिलेक्शन। अब चॉइस या सिलेक्शन, जैसे कि एक वापिस से हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 लोग हैं।
सीता, गीता एंड लेट से एक और नाम ले लेते हैं, सीता, गीता, रीता। ये 3 गर्ल्स हैं। हमको क्या करना है, इन 3 गर्ल्स में से हमको 2 गर्ल्स का क्या करना है, एक डबल्स टीम बनानी है। सपोज दैट हमको किसी स्पोर्ट्स में ये मान लो आपके स्कूल के 3 स्टूडेंट्स हैं, सीता, गीता और रीता, और ये तीनों क्या करते हैं, बहुत अच्छे से टेबल टेनिस खेलते हैं, तीनों के तीनों बेस्ट हैं। अब हमको क्या करनी है, इंटर स्कूल टूर्नामेंट हो रहा था या हो रहा है, और हमको आपके स्कूल से 2 लोगों को भेजना है। तो आपके स्कूल के जो कोच हैं या आपके स्कूल के जो स्पोर्ट्स टीचर हैं, उन्होंने बोला कि सीता जो है बहुत अच्छा खेलती है, तो इसको हम लोग पहले चॉइस हमारा सीता होगी और दूसरे चॉइस हमारी क्या होगी, रीता होगी। तो ये 2 लोग को मतलब सजेशन किसने दिया, आपके स्पोर्ट्स टीचर ने दिया। मान लो आपके एक और स्पोर्ट्स टीचर ने बोला कि नहीं नहीं, रीता जो होती है वो बहुत एक्टिव रहती है, ये बहुत अच्छी खेलती है, तो पहला प्रेफरेंस हम लोग इसको देंगे और सेकंड प्रेफरेंस हम लोग किसको देंगे, सीता को देंगे। तो देखो यहां पर भी मैंने ऑर्डर को चेंज किया। पहले वाले केस में मैंने क्या रखा, सीता को पहले रखा और रीता को बाद में रखा, और सेकंड वाले केस में रीता पहले आ गई और सीता बाद में आ गई। तो यहां पर ऑर्डर चेंज हुआ, लेकिन ऑर्डर के चेंज होने से क्या टीम में चेंजेस हुए, टीम तो अभी भी वही है, सीता और रीता की। जो पहले टीचर ने बोला उसने भी सीता और रीता की टीम बनाने की बात कही, सेकेंड वाले ने भी क्या किया, रीता और सीता की ही बात की। तो यहाँ पर ऑर्डर को चेंज कर देने से इनके कॉम्बिनेशन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम किसके होते हैं, कॉम्बिनेशंस के जो है होते हैं। तो कॉम्बिनेशन में हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि ऑर्डर डजंट मैटर। यहां पर जो होता है ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता, और जहां पर ऑर्डर मैटर कर रहा होगा मतलब समझ जाना कि वो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, और जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होगा मतलब ऑर्डर मतलब चेंज करने से, ठीक है, आपने क्या किया, चेंज कर दिया, ऑर्डर को चेंज कर दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पहले भी वही था बाद में भी वही था, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम जो है हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, तब आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक और नया चीज हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस पर जो है आएंगे हम लोग, और वो है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है ये भी हमारे लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है, या एक बोल सकते हो एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, टॉपिक है। तो उस पर हम लोग आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फिर इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देखो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो होता है ये क्या बोलता है, अगर मैं आपको डायरेक्टली इसका स्टेटमेंट बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो दो दो एग्जांपल्स हम लोग अभी लेंगे, और दोनों एग्जांपल्स को पहले हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि इन दोनों एग्जांपल्स में क्या डिफरेंस है, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे। तो लेट से आपका क्या है, अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है सपोज दैट, या आपका कोई छुट्टी चल रहा है दीपावली दशहरा का, और आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम जो है कहीं पर जाकर एक दिन जो है स्पेंड करना है, आपको एक दिन की छुट्टी मिली हुई है और आप चाहते हो कि आज पढ़ाई ना करूं मैं, आज थोड़ा सा जो है कुछ एंटरटेनमेंट वाला काम करूं। तो मान लो आपको 3 घंटे का टाइम क्या करना है, कहीं पर स्पेंड करना है। अब आप चले गए मॉल में, ठीक है, यह जो आपका भिलाई में मॉल है सूर्या टीआई, आप वहां पर चले गए और वहां पर आपने देखा कि आपको 3 घंटे स्पेंड करने हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है आप मूवी जा सकते हो, मिराज में मूवी, या वहां पे जो भी पीवीआर है वहां मूवी लगा हुआ है, और दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि उसी मॉल के बाहर में जो है क्या हो रहा है, एक ड्रामा हो रहा है। मतलब आपके पास 2 ऑप्शंस है अपने 3 घंटे को स्पेंड करने के। फिर इसमें भी आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वहां पर देखोगे तो आपके पास मूवी 1 लगी हुई है, मूवी 2 लगी हुई है और मूवी 3 लगी हुई है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, जो ड्रामा है बाहर में 2 ड्रामास हो रहे हैं, एक ड्रामा 1 हो रहा है और एक ड्रामा 2 हो रहा है। अब आप क्या करना चाहते हो, 3 घंटे स्पेंड करना चाहते हो, आपके पास पहले तो 2 ऑप्शन थे, एक मूवी का और एक ड्रामा का। अब आप अपना 3 घंटे जो है कितने तरीके से बिता सकते हो, या आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे आप यहां पर क्या कर सकते हो, अपना 3 घंटे स्पेंड कर सकते हो।
तो आपके पास मूवी के ऑप्शन है 3, ड्रामा के ऑप्शन है 2, तो टोटल ऑप्शन आपके पास कितने हो गए? 5 हो गए। मतलब आपके पास 5 ऑप्शन है अपने 3 घंटे को क्या करने के? बिताने के। यह है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 3 और 2। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल तो इसमें भी हम लोग 3 और 2 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ए और सी, ए कोई एक लोकेशन है और सी कोई दूसरा लोकेशन है। ए से सी तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बी से गुजरना ही पड़ता है। बी से बिना गुजरे आप सी तक नहीं जा सकते। और आपका टारगेट क्या है कि आपको ए से जो है, मान लो ए जो है आपका घर है और सी जो है आपके बेस्ट फ्रेंड का घर है। लेकिन आप अपने बेस्ट फ्रेंड के घर तभी जा सकते हो जब आप बी को क्रॉस करो। बिना बी के घर को क्रॉस किए आप सी तक नहीं जा सकते। उसके बाद ए से जो है बी तक जाने के मान लो आपके पास 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते कौन कौन से हैं? रूट 1, रूट 2 और रूट 3। ये 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। फिर बी से सी तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, एक ऑप्शन है हमारे पास L1 और एक ऑप्शन है हमारे पास L2। इधर भी 3, इधर भी 2। सेम यहाँ पर 3 मूवी था, 2 ड्रामा था। यहाँ ए से लेके बी तक पहुंचने के 3 रास्ते, बी से लेके सी तक पहुंचने के 2 रास्ते। तो मैंने जानबूझकर ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि यहाँ पर 5 ऑप्शन आते हैं और यहाँ पर क्या ऑप्शन आएंगे। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ए से जो है सी तक, मतलब आपके घर से अपने बेस्ट फ्रेंड के घर कितने तरीके से पहुंच सकते हो, कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो अगर हम लोग देखें तो पहले वाला ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने ए से बी तक गया R1 वाले रूट से। उसके बाद आपके पास फिर 2 ऑप्शन है, मतलब L1 से L2। मतलब एक ऑप्शन तो आपके पास ये हुआ कि R1 और L1। दूसरा ऑप्शन हुआ R1 से गए और L2 से गए, तो यहां ऑप्शन हमारे पास हो गया 2। या आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आपने रूट चूज किया सेकंड वाले को ए से बी तक जाने के लिए। फिर आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, L1 और L2। मतलब एक तो रास्ता है R2 से L1 और दूसरा रास्ता है R2 से L2। इस रास्ते से भी आप ए से सी तक पहुंच सकते हो। मतलब यहां पर आपके पास कितने ऑप्शन है? 2। उसी तरीके से ये जो R3 है, इस R3 में भी आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप R3 से जाते हो तो यहां आपको मिलेगा रूट L1 और यहां मिलेगा आपको L2। मतलब ए से सी तक पहुंचने के लिए आइदर यू कैन चूज R3L1 और R3L2। मतलब कितने ऑप्शन? 2। तो टोटल ऑप्शन आपके पास कितने हो गए? 6। सेम सिचुएशन यहां था, यहां भी 3 और 2 के ऑप्शन थे, यहां भी आपके पास 3 और 2 के ऑप्शन है। लेकिन एक केस में हमारे पास टोटल ऑप्शन जो है 5 मिल रहा है और दूसरे केस में हमारे पास जो है ऑप्शन क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? अब इसको हम लोग समझते हैं और इसी को जब आप समझोगे तो आपको एक कौन सी चीज क्लियर हो जाएगी? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब यहां पर देखो, ये जो मूवी और ड्रामा है, क्या मूवी और ड्रामा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं? क्या आप एक जगह एक साथ जो है मूवी पर भी और ड्रामा पर भी हो सकते हो 3 घंटे के लिए? ऑप्शन है नहीं। या तो आप मूवी 1 में कंप्लीटली 3 घंटे रहोगे, या मूवी 2 में रहोगे, मूवी 3 में रहोगे, ड्रामा 1 में रहोगे, ड्रामा 2 में रहोगे। इसमें से आप किसी एक में पर्टिकुलर रहोगे। एक टाइम पे आप 2 जगह पर नहीं रह सकते। और यहाँ पर मूवी और ड्रामा जो है एक दूसरे से कैसे हैं? इंडिपेंडेंट हैं। ये एक दूसरे से कैसे हैं? बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट है। मतलब इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। लेकिन क्या आप अगर ए से सी तक जाने के लिए क्या इसी 3 रूट में से एक रूट को फॉलो करके सी तक पहुंच सकते हो? ऑप्शन है मतलब आंसर है नहीं। आपको ए से बी फिर बी से सी आपको जाना ही पड़ेगा। मतलब यहां सबसे पहला रूट ए से बी, फिर बी से सी। तो यहां पर ये जो रूट्स हैं ये एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है। मतलब ये 3 ऑप्शन इस 2 ऑप्शन के साथ क्या है? रिलेटेड है। तो ये इंडिपेंडेंट था और यहां पर ये क्या है? आपस में डिपेंडेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अब आपको क्या बोलता है? याद रखना, इंडिपेंडेंट है तो 5 ऑप्शन, डिपेंडेंट है तो 6 ऑप्शन। अब इनको देखो, यहां भी 3 था, यहां भी 2 था, यहां भी 3 था, यहां भी 2 था। यहां हमने किया प्लस, यहां हमने किया मल्टीप्लाई। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आप पूरा लिख लेना, मैं बोल रहा हूं उसको। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग,
देखो सपोज दैट हमारे पास दो इवेंट हैं, एक इवेंट है E1 और दूसरा इवेंट है E2। और ये जो E1 वाला जो इवेंट है, ये जो E1 वाला इवेंट है, इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं किससे? एम तरीके से। मतलब जो भी हमारे पास E1 इवेंट है वो एम तरीके से हो सकता है। मतलब एम तरीका मतलब 6, 8, 10, 15, 20 ऐसे बहुत सारे तरीकों से जो है हो सकता है। और ये जो इवेंट 2 है मतलब E2, ये कितने तरीके से हो सकता है? तो आंसर है इसको करने के हमारे पास n ऑप्शंस हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अगर आपके इवेंट क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं, तो आप टोटल ऑप्शन के लिए क्या करोगे? जो नंबर ऑफ वेज हैं उनको प्लस करोगे। जैसे हमने यहां पर किया, ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, इसीलिए हमने यहां पर इसको प्लस किया। लेकिन इफ इवेंट्स आर इफ इवेंट्स आर डिपेंडेंट, अगर हमारे इवेंट क्या है? डिपेंडेंट है। जैसे यहां था, आप ए से सी तक जाने के लिए सिर्फ R1 से नहीं जा सकते, आपको R1 से आगे L1 और L2 पर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, R2 से इसमें डिपेंडेंट होना पड़ेगा, R3 से आपको डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। तो अगर आपके इवेंट्स एक दूसरे से क्या है? डिपेंडेंट हैं, तो उस समय आप टोटल ऑप्शन निकालने के लिए क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे इनका, इवेंट्स का। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इवेंट्स आर डिपेंडेंट, ऐसा आपको नहीं बोलेगा। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा दो वर्ड, आपके पास रहेगा और, या आपके पास रहेगा एंड। जैसे आप या तो मूवी देख सकते हो, यू कैन स्पेंड योर 3 आवर्स बाई वॉचिंग मूवी और ड्रामा। लेकिन यहां पर आप क्या करोगे? इफ यू वांट टू गो फ्रॉम ए टू सी, देन यू हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। तो इस तरीके से आपको वहां पर क्वेश्चन दिखेगा, या तो और दिखेगा या तो एंड दिखेगा। तो अगर आपको और दिख रहा होगा, मतलब वहां पर आप क्या करोगे? प्लस करोगे। अगर आपको एंड दिख रहा होगा, वहां पर आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई जो है करोगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना ही है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा बोलता है। अब सपोज चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे, ताकि आपको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स वगैरह, फैक्टोरियल वगैरह के कंसेप्ट्स आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, अभी जो हम लोग क्वेश्चंस आगे के वीडियोस में देखते जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व करेंगे, और उसी क्वेश्चन को हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना कि सर आपने पहले वाले वीडियोस में जो है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमको सॉल्व कराया, फिर अगले वाले वीडियोस में आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करा दे रहे हो, ये कैसा जबरदस्ती है? तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हो और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो वहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कैसे करना है। तो सपोज दैट हम क्वेश्चन एक कंसिडर करते हैं। सपोज मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यू हैव टू फॉर्म 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 4, 5। आपको क्या करना है? ये जो 2, 3, 4, 5 है, इन 4 डिजिट्स को यूज करना है, और इन 4 डिजिट्स को यूज करके आपको क्या करना है? 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो 4 डिजिट नंबर मतलब क्या होगा? 4 डिजिट नंबर आपका चलता है कहां से? 1000 से 9999। इससे मतलब इसके बीच के नंबर्स आपको बनाने हैं। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है? इन 4 डिजिट्स को जो है हम लोगों को यूज करना है। अच्छा, अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन फिर मिलते हैं कि आप इन 4 डिजिट्स में से, आपके दिमाग में भी कुछ लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो 4 डिजिट्स हैं, क्या ये 4 डिजिट्स में से हम लोग किसी डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं कि नहीं रिपीट कर सकते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन, और एक को हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटेशन। तो रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि अगर आपको कहीं पर भी रिपीटेशन वर्ड नहीं लिखा है, तो आप ये अज्यूम करना कि वो क्वेश्चन किसका है? नॉन रिपीटेशन का है। मतलब एक डिजिट को आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो पूरे आपके एक्सरसाइज में। लेकिन अगर कहीं पर बोलता है कि इफ रिपीटेशन इज अलाउड, तो उस समय आप क्या करोगे? उसको रिपीटेशन वाले केस से सॉल्व करोगे।
जब तक आपको नहीं बोला है तो आप डेढ़ होशियार बन के जो है रिपीटेशन मत कर देना। आप ये समझना कि क्वेश्चन इसका है, नॉन रिपीटेशन का ही है। तो यहाँ पर हम लोग भी वही समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन वर्ड तो आया ही नहीं है कहीं पर, तो हम लोग ये ट्रीट करेंगे इस क्वेश्चन को कि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन गिवन है ये किसका क्वेश्चन है, नॉन रिपीटेशन का क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या है, देखो 4 डिजिट के नंबर हमको बनाने हैं, तो मैं 4 ब्लॉक्स जो है बना लेता हूं। अब ये 4 ब्लॉक्स को मैंने बनाया। अब ये जो 4 ब्लॉक्स हैं इसमें हमको एक एक नंबर को डालने हैं, और अगर एक नंबर डल गया तो उसमें वो दोबारा नंबर और किसी बॉक्स में नहीं आएगा। तो देखो, आप फिलिंग यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप फिलिंग यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी आप स्टार्ट जो है कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको लेफ्ट वर्ड से स्टार्ट करना है, राइट वर्ड से स्टार्ट करना है, ऐसा कोई रूल नहीं। अगर मैं पहले वाले बॉक्स में इनमें से कोई नंबर को डालना चाहता हूं तो मेरे पास टोटल कितने ऑप्शंस है पहले वाले बॉक्स पर डालने की? तो आंसर है 4 डिजिट्स है। या तो मैं 2 यूज कर सकता हूं यहाँ, या तो 3 यूज कर सकता हूं, या 4 यूज कर सकता हूं, या फिर 5 यूज कर सकता हूं। इनमें से किसी भी एक नंबर को मैं यूज कर सकता हूं। मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं? 4। तो यहां पर जो मैं 4 लिखना इस बॉक्स में, इसको ये मत समझ लेना कि मैंने इसमें से उठाया है, इस 4 को मैंने उठाया है। ये जो बॉक्स में मैंने डाला है ना, ये बॉक्स में डाला है वो कौन सा है? टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस है पहले वाले डिब्बे में डालने के। तो लेट से इसमें से मैंने एक नंबर को डाल दिया, सपोज 2 को मैंने यहां डाल दिया। अब अगर मैं सेकेंड बॉक्स में कोई नंबर यूज करना चाहता हूं तो अब मेरे पास कितने ऑप्शन बच रहे हैं? या तो मैं 3 यूज कर सकता हूं, या 4 यूज कर सकता हूं, या फिर 5 यूज कर सकता हूं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं? 3। तो वापिस से ये वाला 3 नहीं है ना, ये ऑप्शंस है। अब मैंने मान लो यहां से यूज कर लिया 4 को। अब तीसरे बॉक्स पर अगर मैं कोई डिजिट को प्लेस करना चाहता हूं तो कितने ऑप्शन बच रहे हैं मेरे पास? 2। अब मैंने मान लो डाल दिया यहाँ पर 5 को, तो लास्ट में कितने बचेंगे? 1। अब आपके पास यहाँ पर बॉक्सेस तो भर गए। अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि इन बॉक्सेस में जो हमारे पास है इसको हमको प्लस करना है कि इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स पर आओ। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स में मैंने बताया था कि अगर इवेंट्स जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर इसमें से इन चारों में से किसी भी एक डिजिट को यूज करके अगर एक नंबर मैंने बना दिया तो क्या वो 4 डिजिट का नंबर होगा? आंसर है नहीं होगा। मान लो मैंने 2 3 4 में से एक लिख लिया 2, तो क्या ये 4 डिजिट नंबर है? नहीं। जब तक ये पीछे के तीनों नहीं भरेंगे जब तक हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा। मतलब हमारा जो अभी टास्क है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, और ये इससे रिलेटेड है। जब तक ये सब आपस में इंटर रिलेटेड नहीं हो जाते तब तक हमारा 4 डिजिट का नंबर फुलफिल नहीं हो सकता, 4 डिजिट का नंबर नहीं बन सकता। मतलब इवेंट्स आर डिपेंडेंट, और अगर इवेंट्स डिपेंडेंट है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। तो 24 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 डिजिट्स के नंबर जो है हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो इस चीज को आपको क्या करना है? याद रखना है। ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के एग्जाम्पल है। अब मान लो इसी क्वेश्चन को मैं इसके डिजाइन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, और यहां पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यू हैव टू फॉर्म 4 डिजिट। यहां पर मैं एक सिर्फ चेंजेस करता हूं, ऑड नंबर। मैंने क्या कर दिया? यहां पर ऑप्शन क्या डाल दिया? हमको 4 डिजिट के ऑड नंबर बनाने हैं, और वो कौन से नंबर्स को यूज करके बनाने हैं? 2 3 4 और 5 को। एंड बाय डिफॉल्ट व्हाट वी विल अज्यूम, द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि रिपीटेशन के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि रिपीटेशन जो है अलाउड नहीं है। वापिस से आपको 4 डिजिट बनाने हैं तो आप 4 ब्लॉक बनाओ, 4 ऑप्शंस आप रखो, 1 2 3 और 4। तो मैंने ये 4 ऑप्शंस जो है रखे। अब यहां पर देखो ऑड नंबर किसको बोलते हैं? तो आप तो बोल रहे होगे कि सर ये कैसा क्वेश्चन है? तो देखो ऑड नंबर किसको बोलते हैं? ऑड नंबर पहचानने का सबसे इजी तरीका है कि जो भी नंबर आपको गिवन है उसका यूनिट प्लेस वाला डिजिट को देखो। अगर ये ऑड नंबर होगा मतलब बाकी पूरा का पूरा गिवन नंबर क्या होगा? ऑड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4 2 3 1, इसका यूनिट डिजिट पर प्लेस कितना है? 1, और 1 किस में आता है? ऑड में। मतलब ये पूरा का पूरा नंबर ऑड है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसा कर देता 2 3 4 2, तो यहाँ पर ये 2 यूनिट डिजिट पर जो प्लेस है वो कौन है? 2। तो 2 मतलब इवन नंबर, मतलब ये ऑड नंबर नहीं है। तो इवन नंबर या ऑड नंबर का डिसीजन कहां से होता है? उसके यूनिट प्लेस से जो है होता है।
तो ये 4 डिजिट के नंबर हैं और ये मान लो यूनिट वाला प्लेस है। तो यूनिट वाले प्लेस में अब मैं कितने नंबर्स को फुलफिल कर सकता हूं ताकि ये ऑड नंबर बने। तो सबसे पहले देखो, जो आपको डिजिट्स गिवन है उसमें कितने ऑड हैं। तो एक तो 3 ऑड है और एक तो 5 ऑड है। मतलब यहाँ पर या तो मैं 3 यूज कर सकता हूँ या तो मैं यहाँ पर 5 यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा 2 और 4 को तो यूज करूंगा तो वो तो इवन नंबर हो जाएगा। मतलब इस बॉक्स में मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, 2। तो यहाँ पर इस 2 को ये वाला नंबर मत समझ लेना ना, ये 2 मेरे पास ऑप्शन हैं। मतलब यहाँ पर ऑप्शन कितने हैं, 2। अब मान लो इसमें से मैंने 3 को यहाँ पर प्लेस कर दिया और रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं। तो इस वाले में डालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। अब मान लो मैंने एक और को यूज कर लिया तो यहाँ पर डालने के लिए कितने बच रहे हैं, 2। फिर यहाँ पर डालने के लिए कितने बच रहे हैं, 1। अब फिर से वही क्वेश्चन कि क्या इन सबको हमको प्लस करना है कि इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देखो कि क्या इन चारों में से किसी भी एक ब्लॉक को भरने से आपका काम कंप्लीट हो जाता है। आंसर है नहीं, आपको 4 डिजिट का ऑड बनाना है और 4 डिजिट का ऑड नंबर तभी बनेगा जब ये चारों ब्लॉक भरेंगे। मतलब ये आपस में डिपेंडेंट हैं और डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो 2 3 जार 6, 6 2 जार कितना हो जाएगा, 12। तो 12 नंबर हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न को हम लोग और चेंज करते हैं ताकि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा और क्लियर हो जाए। अब सपोज दैट मैंने आपको दिया, ठीक है, एक मिनट, आप यहाँ पर, हाँ, और एक क्वेश्चन हम लोग रिपीटेशन वाले के भी कर लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, ताकि आपको रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन में क्लियर रहे। तो इसी एग्जांपल को लेते हैं ताकि आपको दूसरे एग्जांपल से कंफ्यूजन ना हो, एक ही एग्जांपल से आपको सब चीज जो है क्या हो, समझ में आ जाए। तो यहां ध्यान से देखो, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 3 4 5। आपको 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं और 4 डिजिट्स के नंबर बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, आप 0 को यूज कर सकते हो, 3 को यूज कर सकते हो, 4 को यूज कर सकते हो, 5 को यूज कर सकते हो। अगेन रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। मतलब हम लोग क्वेश्चन को कैसा ट्रीट करेंगे कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 4 बॉक्सेस बनाते हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये जो पहले वाला बॉक्स है इसको मेरे पास फुलफिल करने के लिए कितने ऑप्शन है। मतलब मैं 4 डिजिट का नंबर बनाना चाहता हूं तो इस पहले वाले ब्लॉक में मैं कितने नंबर्स को यूज कर सकता हूं या कितने नंबर्स को डाल सकता हूं, कितने ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। तो आप बोलोगे कि सर 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों 4 ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो देखो, क्या मैं यहाँ पर 0 को डालूंगा और बाकी मैं यहाँ पर 3 5 4 लिखूंगा तो क्या ये 4 डिजिट का नंबर है, नहीं, ये तो 3 डिजिट का नंबर है। आप सामने में कितने 0 लगा लो इसका तो कोई मतलब नहीं है। मतलब पहले वाले जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले बॉक्स में मैं कितने नंबर्स को यूज कर सकता हूँ, तो 0 को तो यूज नहीं कर सकता हूँ। तो बाकी मेरे पास ऑप्शन कितने बचे, 3। तो पहले वाले पर कितने आ सकते हैं, 3। अब मैंने 3 में से किसी एक को यूज कर लिया। क्या मैं सेकंड प्लेस में 0 को यूज कर सकता हूं, बिल्कुल यूज कर सकता हूं। जैसे 3054, क्या ये 4 डिजिट का नंबर है, तो बिल्कुल है। मतलब सेकंड डिजिट पर, सेकंड वाले प्लेस पर 0 यूज हो सकता है। मतलब यहाँ पर कितने ऑप्शन बचे, 3। फिर यहाँ पर कितने बचे, 2। फिर यहाँ पर कितने बचे, 1। तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा, अब ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है इसीलिए हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जार 9, 9 2 जार 18। तो कितने ऑप्शंस मेरे पास बन रहे हैं, 18 ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, ताकि मैं 4 डिजिट्स का नंबर यहाँ पर क्या कर सकूं, फॉर्म कर सकूं। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, अच्छे से जो है याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउड होगा, ताकि वो आपको समझ में आ जाए कि रिपीटेशन जब अलाउड होता है तो उस केस में हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर देते हैं, इसी नंबर्स को हम लोग लेते हैं, या एक मिनट, मैं यहाँ पर जो पहले वाला नंबर था उसी को डाल देता हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ था 1 था। यू क्वेश्चन इस तरीके का होगा, यू हैव टू फॉर्म 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 3 4 5। अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, एंड रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। मतलब आप एक डिजिट को कितने बार भी चाहो आप यूज कर सकते हो। जैसे आप 1 को 4 बार यूज करना चाहते हो, कर लो। आप 3 को 4 बार यूज करना चाहते हो, कर सकते हो। लेकिन इससे पहले वाले सारे सिचुएशंस में क्या थे, वो हमारे लिए ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन ये है, फ्री है,
कि हम लोग किसी भी डिजिट्स को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो मैंने बनाया 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक और 4 ब्लॉक। अब मैं पहले वाले ब्लॉक पर जो है कितने ऑप्शंस यहाँ पर मतलब मेरे पास अवेलेबल हैं जिससे मैं पहले वाले ब्लॉक को फिल कर सकता हूँ। तो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब देखो रिपीटेशन अलाउड है, तो मैंने अगर किसी एक नंबर को इसमें से यूज किया तो मैं उसको दोबारा भी यूज कर सकता हूँ। तो सेकेंड वाले ब्लॉक में डालने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 4। तीसरे वाले के लिए भी कितने हैं, 4। चौथे वाले के लिए भी कितने हैं, 4। और ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एंड 64 4 जा जो भी होता है वो आपका आंसर है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, आई थिंक 256 होता है एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन, 4 4 जा 16, हाँ 256। तो इतने ऑप्शंस आपके पास बनेंगे। तो इस चीज को आपको याद रखनी है। तो मेन फोकस आपका कहां होगा, क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि क्या कहीं पर रिपीटेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर इंफॉर्मेशन गिवन है कि रिपीटेशन इज अलाउड तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी रिपीटेशन कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है तो आप एक चीज समझ लेना कि उन क्वेश्चंस में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिस पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं। और भी हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो है आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये वाला पूरा वीडियो आपका क्या था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आगे के वीडियोस में हम लोग और भी डिटेल्स में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।